आप देख रहे हैं खबर तो समझिए और आपके साथ मैं हूं विवेक। महाराष्ट्र से चलकर पटना पहुंचे आदित्य ठाकरे ने उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव से मुलाकात की और 45 मिनट तक चली मुलाकात के बाद दोनों ने एक अणे मार्ग जाकर मुख्यमंत्री से मुलाकात की। यह मुलाकात बिहार में सियासी चर्चा का विषय बना है। लोग मुलाकात के मायने तलाश रहे हैं। बदलती राजनीति की ओर इशारा करती सियासी मुलाकात की इन तस्वीरों को देखिए। एक घोर दक्षिणपंथी माने जाने वाली पार्टी शिवसेना का लीडर है तो दूसरा MY यानी मुस्लिम यादव समीकरण का बड़ा चेहरा है। जब कट्टर हिंदुत्व की राजनीति करने वाली पार्टी का नेता खुद को मुस्लिमों का रहनुमा बताने वाली पार्टी के नेता से मुलाकात करे तो चर्चा तो होनी ही है, जो अभी बिहार में हो रही है। महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के बेटे और शिवसेना उद्धव गुट के नेता आदित्य ठाकरे ने पटना पहुंचकर बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव से मुलाकात की। कहा, दोनों युवा हैं, आगे भी ये दोस्ती बनी रहेगी। काफी बार एक दूसरे से बातचीत होती रहती थी। कोविड का काल था तो मुलाकात नहीं हो पाई, लेकिन अभी अगर आप देखें तो उनका कार्य, नीतीश जी का कार्य काफी अच्छे चल रहा है। बिहार में तरक्की होते दिख रही है। हमने सोचा यही कि बातें जो चल रही है मुलाकात भी हो जाए, इसलिए आज तेजस्वी जी से मुलाकात करने आए हैं। नीतीश जी के साथ भी, CM साहब के साथ भी मुलाकात हुई। एयरपोर्ट से लेकर राबड़ी आवास तक शिवसेना के कार्यकर्ताओं ने ढोल नगाड़े के साथ आदित्य ठाकरे का स्वागत किया। राबड़ी आवास पर आदित्य ठाकरे और तेजस्वी यादव के बीच करीब 45 मिनट तक बातचीत चली। इसके बाद तेजस्वी और आदित्य ठाकरे एक साथ बिहार के मुख्यमंत्री आवास पहुंचे, जहां मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और आदित्य ठाकरे के बीच बातचीत हुई। अभी चुनौती जो है संविधान को बचाने की और लोकतंत्र को बचाने की है, और लोकतंत्र और संविधान बचाने के लिए हम लोगों से जो बल होगा वो करेंगे। मुलाकात हुई, क्या बात हुई, ये तो आदित्य और तेजस्वी ही बता सकते हैं, लेकिन सियासी जानकार मानते हैं कि ये मुलाकात उसी कवायद का अगला चरण है जो बिहार में महागठबंधन की सरकार बनने के बाद नीतीश कुमार ने विपक्षी दलों को एकजुट करने के लिए शुरू किया था। न्यूज़ 18 के लिए पटना से अमित कुमार की रिपोर्ट। खबर तो समझिए कि क्या है इस सियासी मुलाकात के मायने। महागठबंधन सरकार बनने के बाद ऐसी मुलाकातों का दौर शुरू हुआ। पटना में तेलंगाना के CM KCR ने नीतीश कुमार से मुलाकात की तो दिल्ली में नीतीश और लालू प्रसाद यादव ने सोनिया गांधी समेत विपक्षी नेताओं से मुलाकात की है और एक बार फिर मुलाकात के जरिए बीजेपी के खिलाफ एकजुटता की कवायद शुरू हुई है। आदित्य तेजस्वी की मुलाकात भी इसी कवायद का नतीजा है। हालांकि इसके पीछे आदित्य ठाकरे का हिडन एजेंडा भी है, क्योंकि महाराष्ट्र में बड़ी संख्या में बिहार के लोग रहते हैं। महाराष्ट्र में आदित्य ठाकरे को जनाधार की तलाश है और तेजस्वी से सियासी दोस्ती के बहाने वोट बैंक पर नजर भी है। जनाधार खटने के बाद ठाकरे को बिहार की याद आई है। तेजस्वी के जरिए बिहार की जनता को साधने की कोशिश की जा रही है। हालांकि यह पूरा देश जानता है कि कभी इसी शिवसेना के लोग बिहार के लोगों पर मुंबई में हमला करते थे। आगे बढ़ते हैं। किडनी ट्रांसप्लांट के लिए आरजेडी अध्यक्ष लालू प्रसाद 25 नवंबर को सिंगापुर जाएंगे। लालू प्रसाद को डॉक्टर से अपॉइंटमेंट मिल चुका है। लालू प्रसाद के साथ उनकी पत्नी और बिहार की पूर्व CM राबड़ी देवी और राज्यसभा सांसद मीसा भारती भी दिल्ली जाएंगी। 25 नवंबर को लालू जाएंगे सिंगापुर। सिंगापुर में होगा किडनी ट्रांसप्लांट। जांच के बाद ऑपरेशन की तारीख होगी तय। आरजेडी अध्यक्ष लालू प्रसाद किडनी ट्रांसप्लांट को लेकर 25 नवंबर को सिंगापुर जाएंगे। लालू प्रसाद के साथ उनकी पत्नी और बिहार के पूर्व CM राबड़ी देवी और बड़ी बेटी और राज्यसभा सांसद मीसा भारती भी सिंगापुर जाएंगी। जानकारी के मुताबिक लालू प्रसाद को डॉक्टर से अपॉइंटमेंट मिल चुका है। सिंगापुर जाने के बाद एक बार फिर से कई तरह की जांच से लालू प्रसाद को गुजरना होगा। जांच के बाद ही डॉक्टर ऑपरेशन की तारीख तय करेंगे। लालू के सिंगापुर जाने से पहले आरजेडी विधायक चेतन आनंद, पूर्व सांसद लवली आनंद, आरजेडी नेता अब्दुल बारी सिद्दीकी, पूर्व सांसद पप्पू यादव सहित कई नेताओं ने लालू यादव से मुलाकात कर उनका हाल जाना और उनके शीघ्र स्वास्थ्य होने की कामना की है। जाने वाले हैं, गार्जियन हैं, तो उनको उनसे मिल करके आशीर्वाद भी लेने के लिए है, तो शुभकामना भी
हम लोगों की तरफ से रहेगा कि जल्द से जल्द उधर से स्वस्थ होकर बस लंबी उम्र की शुभकामना की जल्दी से जल्दी स्वस्थ होके लौटे। हम लोग की तरफ से बहुत सारी और शुभकामना है कि जल्दी आ जाए स्वस्थ होकर के। सिंगापुर जा रहे हैं तो आए हैं मिलने के लिए। एक ऐसे सशक्त आवाज जो बिना डरे थके निर्भीक होकर के हमेशा देश की सॉवरन और संविधान के लिए आवाज उठाते रहे हैं, उनका हम सबके जीवन में और वर्तमान राजनीतिक परिवेश में रहना सबसे आवश्यक है। अब मैं तो प्रार्थना करूंगा पूरे देश की आवाम की आवाज के लिए वो स्वस्थ होकर हम सबके बीच आए। किडनी ट्रांसप्लांट को लेकर 25 नवंबर को लालू सिंगापुर रवाना होंगे। एक महीने सिंगापुर में लालू की कई तरह की जांच हो चुकी है। सिंगापुर में रहने वाली लालू यादव की बेटी रोहिणी आचार्य अपने पिता लालू यादव को किडनी डोनेट करेंगी। रोहिणी आचार्य ने खुद ट्वीट कर लिखा था कि मेरे पिता मेरे लिए भगवान है और मैं उनके लिए कुछ भी कर सकती हूँ। न्यूज़ 18 के लिए पटना से संवाददाता अमित कुमार के साथ दिल्ली से संवाददाता अमितेश सिंह की रिपोर्ट। खबर तो समझिए, लालू प्रसाद को किडनी की गंभीर बीमारी है और सिंगापुर में लालू का किडनी का ट्रांसप्लांट होना है। जांच के बाद ऑपरेशन की तारीख तय होगी और ऑपरेशन के लिए 25 नवंबर को सिंगापुर जाने वाले हैं लालू प्रसाद। और यही वजह है कि लालू प्रसाद के सिंगापुर जाने के पहले उनके करीबी नेताओं की मुलाकात का दौर जारी है। आगे बढ़ते खबरों में, आरजेडी के सीनियर लीडर अब्दुल बारी सिद्दीकी का बिहार के आरजेडी का अध्यक्ष बनना तय हो गया है। 24 नवंबर को इसका औपचारिक ऐलान होगा। लालू प्रसाद से अब्दुल बारी सिद्दीकी की मुलाकात भी कर चुके हैं और किडनी ट्रांसप्लांट को लेकर 25 नवंबर को सिंगापुर जाने से पहले लालू नए प्रदेश अध्यक्ष के नाम का औपचारिक ऐलान करेंगे। अब्दुल बारी सिद्दीकी के आरजेडी अध्यक्ष लालू प्रसाद के भरोसेमंद माने जाते हैं और सिद्दीकी की साल 1977 में पहला विधानसभा उन्होंने चुनाव जीता था। वे कर्पूरी ठाकुर सरकार में संसदीय कार्य मंत्री बने। अभी वे दरभंगा की अलीनगर विधानसभा सीट से आरजेडी के विधायक हैं और पिछली महागठबंधन सरकार में बिहार के वित्त मंत्री रह चुके हैं। साथ ही वे कई मंत्रालयों का जिम्मा संभाल चुके हैं। सिद्दीकी एमएलसी के साथ विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष भी रह चुके हैं। चलिए खबर समझिए कि आरजेडी के प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह नाराज चल रहे हैं। जगदानंद सिंह की नाराजगी की वजह है बेटे को मंत्री पद से हटाना। सुधाकर सिंह के इस्तीफे के बाद जगदानंद सिंह ने पार्टी ऑफिस आना बंद कर दिया। प्रदेश अध्यक्ष के एक्टिव ना रहने की वजह से पार्टी का काम काफी प्रभावित हो रहा था और यही वजह है कि सिंगापुर जाने के पहले लालू प्रसाद यादव प्रदेश अध्यक्ष की घोषणा कर देना चाहते हैं। फिर सवाल है कि अब्दुल बारी सिद्दीकी ही क्यों है पहली पसंद। चूंकि मुस्लिम और यादव को आरजेडी का कोर वोटर माना जाता है, अब्दुल बारी सिद्दीकी आरजेडी के बड़े मुस्लिम नेता माने जाते हैं। अब्दुल बारी सिद्दीकी के पास संसदीय कार्यों का काफी अनुभव है और सबसे बड़ी बात है कि सिद्दीकी लालू प्रसाद के करीबी हैं और इनके प्रदेश अध्यक्ष बनने से मुस्लिम वोट बैंक में एआईएमआईएम की सेंधमारी रुक जाएगी। कोढ़नी उपचुनाव को लेकर बयानबाजी तेज हो गई। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर संजय जायसवाल ने चुनाव को लेकर सीएम नीतीश कुमार पर गंभीर आरोप लगाए हैं। संजय जायसवाल ने कहा कि सीएम नीतीश कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर काम करने वाले कर्मियों पर जेडीयू को वोट देने और अन्य लोगों से वोट दिलवाने का दबाव बना रहे हैं। कुढ़नी की लड़ाई आरोप प्रत्यारोप तक आई। जैसे जैसे कुढ़नी विधानसभा के उपचुनाव की तारीख नजदीक आ रही है, वैसे वैसे सियासी पारा चढ़ता जा रहा है। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल ने यह आरोप लगाकर तब सनसनी फैला दी कि सीएम नीतीश कुमार कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर काम करने वाले कर्मियों पर जेडीयू को वोट देने और अन्य लोगों से वोट दिलवाने का दबाव बना रहे हैं। नीतीश कुमार जी अपने अफसरों के द्वारा कहीं पर टोला सेवकों पर, विकास मित्र पर, अन्य इस तरह के जो बेचारे संविधान आधारित कर्मी हैं, उन पर लगातार दबाव बनाया जा रहा है कि आपको जदयू के लिए वोट देना है और दिलवाना है। यह स्थिति बहुत ही शर्मनाक है। संजय जायसवाल के आरोप पर जेडीयू और आरजेडी की तरफ से तुरंत पलटवार हुआ। महागठबंधन के नेताओं का कहना है कि हार के डर से हताशा में संजय जायसवाल इस तरह का बयान दे रहे हैं। भाजपा जान चुकी है कि हमारा जो है महागठबंधन को
एकजुटता को देखकर वो अपनी जमीन उनकी घिसक गई है और वो अपने आप को जो है चुनाव में पस्त हो गई है। कि वर्तमान महागठबंधन में ऐसी कोई प्रणाली नहीं, अगर है सख्त तो प्रस्तुत करनी चाहिए। राष्ट्रीय जनता दल और महागठबंधन निष्पक्ष और भयमुक्त चुनाव के लिए लगातार प्रयास करती रही है। अगर हार मान रखी है तो भ्रम की स्थिति उत्पन्न नहीं करनी चाहिए। मतदाता भारतीय जनता पार्टी को स्वीकार करने की स्थिति में कुर्नी में नहीं है। 5 दिसंबर को कुर्नी में उपचुनाव का मतदान है। उसके पहले दोनों ही गठबंधनों ने प्रचार में पूरा दम लगा दिया है और आरोप प्रत्यारोप का दौर भी शुरू हो गया है। खुद बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव के साथ 2 दिसंबर को प्रचार करने जाने वाले हैं। न्यूज़ 18 के लिए मुजफ्फरपुर से प्रियांक सौरभ और पटना से शैलेंद्र साहिल की रिपोर्ट। चलिए इस खबर को समझिए। कुर्नी विधानसभा उपचुनाव का मतदान 5 दिसंबर को है। मुकेश सहनी की पार्टी वीआईपी और ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम ने उम्मीदवार उतारकर लड़ाई को दिलचस्प बना दिया है। अब कुर्नी की लड़ाई चतुष्कोणीय हो गई है। सभी दलों ने प्रचार में पूरी ताकत झोंक दी है। प्रचार के साथ आरोप प्रत्यारोप भी तेज होता जा रहा है। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल ने सरकारी तंत्र के दुरुपयोग का आरोप लगाया। कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर काम करने वाले कर्मियों पर दबाव डालने का आरोप लगाया है। हालांकि महागठबंधन की तरफ से आरोपों को गलत बताया गया। वैसे चुनाव में सरकारी तंत्र के दुरुपयोग के आरोप पहले भी लगते रहे हैं। विपक्ष में रहते हुए 2020 विधानसभा चुनाव के रिजल्ट पर आरजेडी ने भी सवाल खड़ा किया था। अब बात करते हैं झारखंड की राजनीति की। धनबाद में बीजेपी ने जेएमएम के खिलाफ जन आक्रोश रैली निकाली, जिसे संबोधित करते हुए पूर्व सीएम रघुवर दास ने हेमंत सरकार पर जोरदार हमला बोला। अवैध खनन को लेकर ईडी की जांच से घिरे मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पर पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास ने कुछ इस अंदाज में जोरदार हमला बोला। जो पत्थर चोर है, जो गिट्टी चोर है, जो कोयला चोर है, जब ईडी उसका गर्दन को पकड़ा तो इनको आदिवासी और मूलवासी याद आ। ईडी की कार्रवाई को लेकर पिछले दिनों रांची में जेएमएम कार्यकर्ताओं ने महाजुटान किया था। इसके खिलाफ बीजेपी के नेता और कार्यकर्ता इन दिनों सड़क पर उतरे हुए हैं। धनबाद में भी भगवा टोली ने जन आक्रोश रैली निकालकर हेमंत सरकार पर करारा वार कर दिया और कह दिया कि सरकार के संरक्षण में लूट खसोट मची हुई है और गरीब जनता पिस रही है। ये जब से हेमंत सोरेन की सरकार आई, ये झारखंड को देश में दुनिया में शर्मसार करने लगा। एक मुख्यमंत्री देश का पहला राज न सिर्फ खनिज संपदा लुटा रहा बल्कि अपने नाम पर पत्थर का लीज भी ले। जेएमएम के खिलाफ धनबाद की सड़क पर रैली निकाल रहे बीजेपी कार्यकर्ताओं के तेवर देखने लायक थे। श्रमिक चौक से निकला भगवा काफिला जैसे जैसे रणधीर वर्मा चौक की ओर बढ़ता रहा, नारेबाजी का सिलसिला तेज होता गया। पैदल मार्च के बाद जनसभा हुई, जिसमें बीजेपी नेताओं ने गठबंधन सरकार के खिलाफ जोरदार हमला किया। ये सारे भ्रष्ट मंत्री मुख्यमंत्री आने वाले समय में सब होटवार जेल में रहेंगे। एक एक पाई का हिसाब मोदी जी की सरकार लेगी। केंद्रीय जांच एजेंसियों के खिलाफ चले जेएमएम के आंदोलन के जवाब में बीजेपी की ओर से चल रही जन आक्रोश रैली ने पार्टी कार्यकर्ताओं में नया जोश तो भरा ही है, गठबंधन सरकार की कार्यशैली पर भी कई गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। संजय गुप्ता, न्यूज़ 18, धनबाद। खबर समझिए। अवैध खनन को लेकर ईडी की जांच से घिरे हुए हैं मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और ईडी की कार्रवाई को लेकर पिछले दिनों रांची में झारखंड मुक्ति मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने महाजुटान किया था और इसी महाजुटान के खिलाफ बीजेपी के नेता कार्यकर्ता इन दिनों सड़क पर उतरे हुए हैं। धनबाद में भी बीजेपी ने जनाक्रोश रैली निकालकर हेमंत सरकार पर करारा वार कर दिया। मतलब यह कि बीजेपी ने भी जेएमएम को उसी के अंदाज में जवाब देना शुरू कर दिया है। एक पटना से बड़ी खबर आ रही है। वेब पोर्टल पर नजर रखने का निर्देश, संदिग्ध पोस्ट के बाद यह निर्देश जारी किया गया है। इस्लामिक ट्रांसलेशन सेंटर का यह पोस्ट है। आईजी स्पेशल ब्रांच ने यह निर्देश दिया है
क्या है इसके बारे में और भी जानकारी अपने सहयोगियों से लेने की कोशिश करेंगे। एक बड़ी खबर के तौर पर इस वक्त वेब पोर्टल पर नजर रखने का निर्देश जारी किया गया है कि किसी भी संदिग्ध पोस्ट के बाद ये निर्देश जारी किया गया, जिसमें इस्लामिक ट्रांसलेशन सेंटर का पोस्ट है, जिसमें आईजी स्पेशल ब्रांच ने निर्देश दिया। संजय, क्या है ये पोस्ट के बारे में क्या जानकारी है? देखिए, जो जानकारी मिली उसके अनुसार स्पेशल ब्रांच के जो आईजी हैं उन्होंने राज्य के सभी जो एसपी हैं उनको आदेश दिया है। ये एक्चुअल में एक वेब पोर्टल है और इसमें जो संदिग्ध और आपत्तिजनक जो बातें सामने आ रही हैं इस पोर्टल के माध्यम से, इसको लेकर बिहार पुलिस मुख्यालय जो है वह काफी सतर्क हो गया है और काफी जो बातें हैं वो बहुत सारी बातें शेयर नहीं की गई हैं, लेकिन जो इसमें पोस्ट है इस वेब पोर्टल में वो काफी आपत्तिजनक है और इसमें खासकर जो मुस्लिम युवक युवतियां हैं उनको लेकर उनको एक मैसेज देने की जो कोशिश की गई है वो काफी आपत्तिजनक मान रहा है बिहार पुलिस मुख्यालय। इसलिए इसके जितने भी संदिग्ध पोस्ट हैं उस पर नजर रखने और आवश्यक कार्रवाई करने के निर्देश सभी एसपी को दे दिए गए हैं और सभी एसपी ने, बिहार के जितने जिलों के एसपी है, रेलवे एसपी को भी दिया गया है, अपने स्तर से सभी जो थानाध्यक्ष हैं उनको निर्देश जारी कर दिया कि इस वेब पोर्टल के जितने भी जो पोस्ट हैं उनको ये किया जाए, उसके आधार पर एफआईआर लॉन्च कर आगे की कार्रवाई की जाए। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारियों के लिए। सृजन घोटाले में सीबीआई कोर्ट ने घोटाले के मास्टरमाइंड स्वर्गीय मनोरमा देवी की बहू रजनी प्रिया के फरार होने पर इश्तिहार चिपकाने का निर्देश जारी किया है और इसके बाद ढोल बजाकर रजनी प्रिया के घर पर इश्तिहार चिपकाया गया। पूरे शहर में भी इश्तिहार चिपकाया जाएगा। स्कैम उद्घोषित अपराधी घोषित किया गया है। अगर किसी को इसके बारे में कोई सूचना मिले तो नजदीकी थाना तिलका मांझी में सूचित करें। सूचना देने वाले को उचित इनाम दिया जाएगा। मुनादी के साथ ढोल बजाकर इश्तिहार चिपकाने की ये तस्वीरें भागलपुर की हैं। सृजन घोटाले की मास्टरमाइंड स्वर्गीय मनोरमा देवी की बहू रजनी प्रिया के ठिकानों पर इश्तिहार चिपकाया जा रहा है, जो फरार हैं। रजनी प्रिया की फरारी को लेकर सीबीआई कोर्ट ने रजनी प्रिया के ठिकानों पर इश्तिहार चिपकाने का निर्देश जारी किया था। कोर्ट के आदेश के बाद सीबीआई की 3 सदस्यीय टीम भागलपुर पहुंची और स्थानीय पुलिस के साथ ढोल बाजा लेकर रजनी प्रिया के घर पहुंची और इश्तिहार चिपकाया। कई सालों से जो है सीबीआई टीम को जो है सृजन घोटाले की मुख्य आरोपी जो है रजनी प्रिया की तलाश है। यहाँ पर सर है, सर यहाँ पर किस तरह का इश्तिहार चिपकाया जा रहा है? 82 प्रोसीडिंग है कोर्ट, माननीय कोर्ट के द्वारा जो सीबीआई कोर्ट के द्वारा जो 82 प्रोसीडिंग के लिए फरारी चल रही है रजनी प्रिया। उसी को फरारी है, फरार है, इसलिए तो कार्रवाई की जा रही है। सृजन घोटाला बिहार के सबसे बड़े घोटालों में से एक है, जिसमें सृजन सहयोग समिति के जरिए हेर फेर कर सरकारी फंड से 1900 करोड़ रुपए का गबन किया गया था। मनोरमा देवी सृजन सहकारी समिति की सर्वोत्तरवा थी, जिन्होंने अधिकारियों की मिलीभगत से सरकारी पैसे को सृजन के 6 खातों में ट्रांसफर कराकर बंदरबाट किया। 2008 से ही ये घोटाला चल रहा था, जिसका खुलासा 2017 में हुआ। मामले ने तूल पकड़ा तो बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने चर्चित सृजन घोटाले की जांच अगस्त 2017 में सीबीआई को सौंप दी। न्यूज़ 18 के लिए भागलपुर से आशीष की रिपोर्ट। चलिए, खबर समझिए कि क्या है सृजन घोटाला। 1900 करोड़ रुपए का सृजन घोटाला है और 2008 से यह घोटाला चल ही रहा है। सरकारी विभागों की रकम एनजीओ के खाते में ट्रांसफर कर दी जाती थी और एनजीओ के 6 खातों में राशि ट्रांसफर कर दी जाती थी। फिर इन एनजीओ के कर्ता धर्ता जिला प्रशासन और बैंक अधिकारियों की मिलीभगत से सरकारी पैसे की हेराफेरी करते थे। जिस सृजन की कर्ता धर्ताओं और घोटाले की मास्टरमाइंड मनोरमा देवी थी, मनोरमा की बहू और बेटा घोटाले के सूत्रधार बने। 2017 में घोटाले का खुलासा हुआ। सृजन घोटाले को लेकर बिहार में बड़ी सियासी बहस छिड़ गई। अगस्त 2017 में सीबीआई को जांच सौंप दी गई थी। तो खबरें लगातार जारी हैं, बने रहिए हमारे साथ।